Assalamualaikum. I hope you are doing great. Today's lecture is about the other cell structures of the neuron. Last lecture में हमने जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि चैप्टर का नेम है, किस बुक में है ये, फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर, दैट वाज रिटन बाय नील कार्लसन। उस बुक में जो टॉपिक है सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसमें हमने जो है लास्ट वीडियो में न्यूरॉन को जो है वो स्टार्ट किया था। न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है 4 स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, जिसमें सोमा था, एक्सोन था, डेंड्राइट था, टर्मिनल बटन्स था, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने पढ़ा था। आज इस लेक्चर में जो है जो न्यूरॉन की दूसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसमें होती हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोस्केलेटन होता है न्यूरॉन में, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी एपैरेटस है। ये ऑर्गेनेल्स हैं जो कि न्यूरॉन, जो कि नर्वस सिस्टम का सेल है, उसमें मौजूद होते हैं। सो आज हम इस लेक्चर में इन स्ट्रक्चर्स को और इनके फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है आपके सामने एक पिक्चर जो है वो शो हो रही है। इसमें ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का सोमा या फिर सेल बॉडी है। ये जो है ये न्यूरॉन का सोमा, जिसको सेल बॉडी भी कहा जाता है। इसके अंदर वो ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, वो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम देखें यहाँ पे, आप पिक्चर के थ्रू पहले देख लो, उसके बाद फिर आगे हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरह की है, इनके नाम क्या हैं और जो है इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो अगर हम देखें तो ये जो है ये सोमा और सेल बॉडी है, जिसको मैंने अभी आउटलाइन किया है। इसके बाद ये जो पर्पल कलर की मेम्ब्रेन है, इसको जो है वो आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। ये जो है सोमा के अराउंड मेम्ब्रेन है, ये थ्रू आउट द न्यूरॉन जो है ये मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन। यहाँ पे लेबल भी हुआ है मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपके पास आता है, इस सोमा के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस या फ्लूइड है, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो, जो कि ये लेबल हुआ है साइटोप्लाज्म। फिर जो है आपके पास इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। इसमें जो है वो एक न्यूक्लियस होता है सोमा या सेल बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये जो है आपके पास ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज, ये जो हैं ये एक्सोन यहाँ से जो है वो गिव राइज हो रहा है, और इसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि येलो कलर के हैं, जो कि माइक्रोफिलामेंट से बने हुए होते हैं। ये भी हम आगे जो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। सो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक न्यूरॉन में होती हैं। सो इसको अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये किस तरह की हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन क्या है कि जो न्यूरॉन है, जो कि बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्वस सिस्टम का, उसकी उस न्यूरॉन की जो बाउंड्री है उसको जो है वो आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होती है, लिपिड मॉलिक्यूल की डबल लेयर होगी, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कह रहे हो, जो कि न्यूरॉन की बाउंड्री होती है। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस सेल मेम्ब्रेन में जो है वैरायटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। अब इन प्रोटीन्स का काम क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन में क्या कर रहे होते हैं। सम प्रोटीन्स डिटेक्ट सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल। कुछ जो प्रोटीन्स हैं उनका काम क्या होता है कि वो आउटसाइड दी सेल कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन मौजूद हैं वो। जैसे कि सब्सटेंसेस में आपके पास हार्मोन्स हो सकते हैं या जो है वो कोई आइंस वगैरह हो सकते हैं।
कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर आया है तो उसको जो है वो अंदर जाना है, तो या उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कि कुछ ना कुछ इस सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद है, कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं ये प्रोटीन्स एंड पास इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। नेक्स्ट फंक्शन क्या है प्रोटीन का? अदर प्रोटीन्स कंट्रोल एक्सेस टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, allowing some substances to enter but preventing others from entering। अब कुछ प्रोटीन्स जो है जो सेल का इंटीरियर है उसके एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। व्हाट डज इट मीन? कि जो सेल के आउटसाइड जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उसकी प्रेजेंस को तो डिटेक्ट कर लिया, अब कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं और जाके बताते हैं कि ये सब्सटेंसेस बाहर सेल के बाहर जो है वो मौजूद हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एक्सेस को कंट्रोल करते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने दिया जाएगा और कौन से सब्सटेंस को सेल के अंदर आने नहीं देना। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस को अलाउ किया जाएगा और कौन से सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा, कौन से को प्रिवेंट किया जाएगा कि वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। थर्ड जो फंक्शन अगर हम देखें प्रोटीन्स का तो क्या है? प्रोटीन्स एक्ट एज ट्रांसपोर्टर्स यूजिंग एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सर्टेन मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है वो ट्रांसपोर्टर का काम कर रहे होते हैं कि जो आउटसाइड जो सब्सटेंसेस आए हैं उनको जो है वो सेल के अंदर लेके जाना, और इसी तरह सेल के अंदर से कोई सब्सटेंस वगैरह है उसको सेल से बाहर लेके जाना, तो ये भी जो है उन प्रोटीन्स का काम होता है। जैसे कि अगर हम देखें न्यूरॉन में क्या हो रहा होता है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें तो बहुत सारा हर वक्त इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसमिट हो रही है। जैसे हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि किस तरह जो एक्शन पोटेंशियल है, जो न्यूरोनल मैसेज है वो कैसे डेंड्राइट से सोमा में, सोमा से एक्सोन में, एक्सोन से टर्मिनल बटन से साइनेप्स के अंदर जाता है, साइनेप्स से फिर दूसरे के डेंड्राइट में, फिर सोमा में, फिर एक्सोन में, फिर टर्मिनल बटन में एंड सो ऑन। तो क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह या फिर सेल से आउटसाइड, सेल से इनसाइड जो है इंफॉर्मेशन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है कंटिन्यूसली, तो उसमें भी आपके प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपके पास न्यूरॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? द इंटीरियर ऑफ द न्यूरॉन कंटेन्स अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रैंड्स। साइटोस्केलेटन क्या है? जिस तरह एक ह्यूमन में स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि बोन्स का बना हुआ होता है, जिसका काम क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को एक शेप दे रहा होता है, उसकी शेप को मेंटेन रखता है जो स्केलेटल सिस्टम है। इसी तरह से जो हमारा न्यूरॉन है उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए, उसकी बॉडी को, न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर क्या है, एक स्केलेटन मौजूद है जो कि प्रोटीन स्ट्रैंड्स का बना हुआ होता है, जो कि क्या करता है, न्यूरॉन को शेप प्रोवाइड करता है। उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, जो कि प्रोटीन्स के स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ है। द साइटोस्केलेटन इज मेड ऑफ 3 काइंड्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रैंड्स लिंक्ड टू ईच अदर टू फॉर्म अ कोहेसिव मास। अब ये जो न्यूरॉन के अंदर जो साइटोस्केलेटन है ये 3 तरह के प्रोटीन स्ट्रैंड से मिलके बनता है। उन 3 तरह के जो प्रोटीन स्ट्रैंड्स हैं उसमें जो सबसे थिकेस्ट प्रोटीन स्ट्रैंड है वो कौन सा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसको कहा जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? बंडल्स ऑफ 13 प्रोटीन फिलामेंट्स अरेंज्ड अराउंड अ होलो कोर। माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी आगे जो है वो एक सी पिक्चर दिखाई जाएगी, वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या है, किस तरह के दिखते हैं और इनका काम क्या होता है। In addition to providing structural support to the neuron, the microtubules form the tracks for exoplasmic transport। एक तो क्या है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ साइटोस्केलेटन। दूसरा क्या है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए उसको एक ट्रैक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह से आपके पास एक ट्रेन का ट्रैक होता है जिस पे ट्रेन जो है वो चलती है, इसी तरह से एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक ट्रैक होता है
वो ट्रैक जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो फॉर्म करते हैं। अब एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट क्या है वो हम देखते हैं। एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि होता क्या है कि हमने कहा था कि एक्सोन क्या है, वो न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर होता है, एक लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब होती है जिसमें से वो एक्शन पोटेंशियल, वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट, वो न्यूरोनल मैसेज जो है वो ट्रैवल डाउन होता है और इस तरह एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन में चलता जाता है और आपके जो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अब कुछ एक्सोन्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली लॉन्ग होते हैं रिलेटिव टू दियर डायमीटर एंड द साइज ऑफ द सोमा। सोमा के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एक्सोन्स जो हैं इतने बड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, द लॉन्गेस्ट एक्सोन इन अ ह्यूमन स्ट्रेचेस फ्रॉम द फुट टू द बेस ऑफ द ब्रेन। कि एक्सोन जो कि आपका पाँव से, आपके फुट से जो है वो स्टार्ट होता है और आपके ब्रेन की बेस तक वही एक सिंगल एक्सोन जो है वो इतना बड़ा है, इतना लॉन्ग है, वो जो ट्यूब है जिसको एक्सोन कहा जा रहा है। अब एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसा क्या है कि इतने जो बड़े बड़े एक्सोन्स हैं जो कि इतने एक्सट्रीमली लॉन्ग हैं, तो अब हमने कहा कि सोमा है और एक्सोन टर्मिनल्स हैं। सोमा और एक्सोन टर्मिनल के बीच में क्या है, ये सारा एक्सोन है। अब क्या है कि जो न्यूरॉन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में मौजूद हैं। मतलब अगर हम देखें तो एक्सोन के एक तरफ जो है टर्मिनल बटन्स हैं और एक्सोन के एक तरफ जो है वो सोमा है, तो बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक्सोन आपका फुट से शुरू हो रहा है और आपके बेस ऑफ द ब्रेन तक है और उसमें सिर्फ एक ही सोमा है और एक तरफ जो है टर्मिनल बटन्स हैं। तो ये जो पूरा बीच वाला जो हिस्सा है ये एक्सोन का है। तो अब क्या है कि जो न्यूरॉन में जो डिस्टेंट पार्ट्स हैं, लाइक जो आपका हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, साइटो जो स्केलेटन था वो तो एक्सोन में होगा, बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो आपका न्यूक्लियस है, वो सारा सोमा में मौजूद है। सो क्या है कि जो एक्सोन है वो नीचे तक है और वहाँ तक जो है सब्सटेंसेस का पहुँचना, जो नीडेड आइटम्स हैं, जो न्यूरॉन में जो वो स्ट्रक्चर जो कि बहुत दूर हैं सोमा से, उनको भी आइटम्स की लाइक एनर्जी की नीड है, तो वो भी उनको जो है पहुंचना ज़रूरी है। तो इसलिए क्या होता है कि एक सिस्टम है जिसको एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट कहा जा रहा है। एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट क्या है, जो क्या करता है, आइटम्स को, जो कि नीडेड आइटम्स हैं, उसको इनसाइड दी एक्सोन जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। कि जो नीडेड आइटम्स हैं, लाइक आपके सोमा के अंदर एनर्जी बन रही है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, अब वो एनर्जी जो है वो आपके एक्सोन के दूसरे पार्ट को चाहिए, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या है, ये सिस्टम मौजूद है। एक सबवे के तौर पे ये काम कर रहा होता है, जो क्या करता है, उस आइटम को जो है वो लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। एक्शन पोटेंशियल अकर along the surface of the axon, but exoplasmic transport moves substances along track that run inside the length of the axon। अब जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इवेंट है, जो न्यूरोनल मैसेज है, वो आउटसाइड द एक्सोन जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है डाउन द एक्सोन। ठीक है, मतलब ये लोकेशन बताई जा रही है कि एक्शन पोटेंशियल जो है कहाँ होता है, जो आउटसाइड द एक्सोन है, वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रैवल डाउन द एक्सोन हो रहा होता है। और जो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें वो मटेरियल, वो सब्सटेंसेस जो कि आपके न्यूरॉन के दूसरे पार्ट्स को नीडेड हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर होने की वजह से वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये सिस्टम मौजूद है। तो ये सिस्टम जो है वो इनसाइड द एक्सोन होता है। एक्शन पोटेंशियल आउटसाइड द एक्सोन जो है वो ट्रैवल डाउन हो रहा होता है और ये जो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ये इनसाइड द एक्सोन होता है। दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अकम्प्लिश्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड काइनेसिन। अब एक प्रोटीन है जिसका नाम है काइनेसिन। ये जो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है ये इस काइनेसिन प्रोटीन के थ्रू हो रहा होता है। काइनेसिन मोलिक्यूल देन वॉक्स डाउन अ माइक्रोट्यूब्यूल कैरिंग द कार्गो टू इट्स डेस्टिनेशन। अब क्या होना है कि सोमा से, फॉर सपोज सोमा से कुछ मटेरियल है जो कि डाउन दी एक्सोन टर्मिनल्स तक लेके जाना है।
अब उसका जो सोमा है वो बेस ऑफ द ब्रेन पे है और जो उसके एक्सोन टर्मिनल्स हैं वो फूट रीजन के करीब मौजूद हैं। तो अब वहाँ तक इन्फॉर्मेशन या वो मटेरियल जो है वो जाना है तो वो कैसे जाएगा कि जो काइनेसिन प्रोटीन है वो जो है वो उस कार्गो के साथ, कार्गो क्या है, वो मटेरियल है जो कि नीडेड है। ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, कैल्शियम आइंस भी हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, जिसको सोमा से एक्सोन टर्मिनल तक लेके जाना होगा। सो काइनेसिन जो प्रोटीन है वो क्या होती है कि वो उस कार्गो के साथ, उस मटेरियल के साथ जो कि ट्रांसपोर्ट होगा उसके साथ अटैच हो जाता है और फिर वो कार्गो जो है, काइनेसिन प्रोटीन जो है उस कार्गो को जो है वो डाउन द एक्सोन उन माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो नीचे लेके चली जाती है। और इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एंटीरोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। एंटीरोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट में क्या है, जिसमें जो कार्गो है, कार्गो में क्या आ रहा है, लिपिड, प्रोटीन, कैल्शियम आइंस, न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये जो आपके पास कार्गो है ये फ्रॉम द सोमा टू द टर्मिनल बटन्स मूव हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एंटीरोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। दूसरी एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट की टाइप है आपके पास रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट उसकी अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि मटेरियल जो सब्सटेंस है वो टर्मिनल बटन से जो है वो जाएगा सोमा की तरफ। टर्मिनल बटन से सोमा की तरफ जो है अगर कोई नीडेड मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। ये भी जो है वो एक प्रोटीन की हेल्प से हो रहा होगा। इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उसका नाम है डायनिन। उसमें थी काइनेसिन जो कि एंटीरोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट करवा रही है, जिसमें जो नीडेड सब्सटेंस है वो सोमा से जो है वो निकलता हुआ टर्मिनल बटन तक जाता है। और रेट्रोग्रेड में क्या है, टर्मिनल बटन से जो मटेरियल है वो जो है सोमा की तरफ जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डायनिन प्रोटीन। सो दैट वी कॉल द एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। जैसे यहाँ पे आपके सामने ये पिक्चर गिवन है, ये आपके पास जो है वो एक्सोन है, ये वाला जो है सोमा है। अब इस जो है यहाँ इस वाले पोर्शन को जो है ये मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप पहले समझो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, जिसको हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या था, साइटोस्केलेटन जो है हमारा 3 काइंड्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ है। उसमें जो थिकेस्ट स्ट्रैंड है वो कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है कि उसके जो है 13 प्रोटीन फिलामेंट्स जो हैं वो ऐसे समझ लें कि एक हॉलो, एक राउंड सी शेप में अरेंज होते हैं। जैसे कि फॉर सपोज ये आपके पास जो है वो एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा कि इस तरह के फिलामेंट्स प्रोटीन के अरेंज होते हैं और इसको आप फिर जो है वो कहते हो बंडल ऑफ 13 प्रोटीन फिलामेंट्स। इसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। सो इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल से जो है हमारा साइटोस्केलेटन बना हुआ है, जिसके अंदर से ये जो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर जो है काइनेसिन और डायनिन प्रोटीन्स जो है कार्गो को फ्रॉम टर्मिनल बटन्स टू सोमा और फ्रॉम सोमा टू टर्मिनल बटन जो है वो ट्रांसमिट कर रही होती हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इस वाली पिक्चर में सबसे पहले जिसको जो है वो मैग्नीफाई किया गया है, ये वाली। सो इसमें आप देखो तो इसमें क्या है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो एरो दिखाया जा रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको जो है वो लेके जाया जा रहा है। ये ऑर्गेनेल है, ये जो है क्या हो रहा है, यहाँ से सोमा से जो है वो जा रहा है कहाँ पे, टर्मिनल बटन्स तक। तो यहाँ पे जो है इसको, इसी पिक्चर को जो है अब यहाँ पे देखें इस वाली में कि ये वाला जो मटेरियल था सोमा का, इसको जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर आया ये। फिर काइनेसिन प्रोटीन जो है, ये वाली जो है अगर आप देखो ये, तो काइनेसिन प्रोटीन जो है उस स्ट्रक्चर को कैरी किया हुआ है और ये इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो जा रहा है कहाँ पे, टर्मिनल बटन तक। ये जो थर्ड वाली पिक्चर है इसमें आप देखो तो यहाँ पे क्या है, ये काइनेसिन प्रोटीन जो है इसको लेके जा रहा है टर्मिनल बटन तक। इसको हम कहते हैं एंटीरोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। और इसी का अपोजिट क्या है, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो टर्मिनल बटन से जो है वो एक चीज़ जो है वो ऊपर लेके जाई जा रही है। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या है, ऊपर लेके जाए जा रहे हैं। ये डायनिन प्रोटीन जो है वो
वेजिकल्स को जो है वो लेके जा रही है टर्मिनल बटन से कहाँ पे, सोमा की तरफ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सो नेक्स्ट आपके पास आता है जो स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ सेमी लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द स्पेस सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग जो स्पेस है वो किससे फिल होता है? एक सेमी लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस से फिल होता है, उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो। उसमें क्या है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, स्टमक है, लिवर है, स्प्लीन है। इसी तरह से जो साइटोप्लाज्म है जो कि जेली लाइक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, उसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनेल्स या लिटिल ऑर्गन्स जो है उनको नाम दिया जा रहा है, वो मौजूद होते हैं। जिसको अभी हमने जो है, जब हम बिल्कुल स्टार्ट में जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें था न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी एपैरेटस था, राइबोसोम्स थे। तो वो क्या है, सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनेल आ रहा है साइटोप्लाज्म में, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? जो सेल के बिल्कुल सेंटर में डीप इनसाइड जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड भी जो है वो एक मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए से मिलके बने हुए होते हैं। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है एक, जो कि मिलके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अलावा जो है न्यूक्लियोलस भी होता है। न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या है? दे फंक्शन लाइक कुक बुक्स एंड कंटेन द रेसिपीज फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स जो है बिल्कुल जो है ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुक बुक्स होती हैं, रेसिपी बुक्स होती हैं, जो हम लेते हैं खाना बनाने के लिए, फिर हम उसमें रेसिपी देखते हैं और जो है उस रेसिपी को ट्राई करते हैं। इसी तरह से क्रोमोसोम्स भी क्या हैं आपके पास, एज अ कुक बुक जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। इसमें जो है वो किसकी रेसिपीज़ होती हैं? प्रोटीन्स बनाने की रेसिपीज़ जो है वो इस क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं। पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स कॉल्ड जीन्स कंटेन द इंडिविजुअल रेसिपीज़ फॉर इंडिविजुअल प्रोटीन्स। अब जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि डीएनए से मिलके बना हुआ है, उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है बीड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसको जीन्स कहा जाता है। वो जीन्स जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पेरेंट्स से, आपके फोर फादर्स से आपके अंदर आई होती है, वो उन जीन्स के अंदर मौजूद होती है। और वो जीन्स जो हैं उन इंडिविजुअल प्रोटीन की के कौन सी प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन जो है वो कौन सा काम करेगी, जो उसकी बेस पे जो है प्रोटीन की टाइप्स हैं या वो प्रोटीन्स बनती हैं। सो हर जीन में जो है वो एक एक रेसिपी मौजूद है। क्रोमोसोम क्या है? पूरी रेसिपी बुक है। अब रेसिपी बुक के अंदर सिर्फ एक रेसिपी तो नहीं होती। जब हम रेसिपी बुक लेते हैं, कुक बुक लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद होती हैं। सो क्रोमोसोम जो है वो एक बुक है, उस बुक के अंदर जीन्स हैं, और उन जीन्स के अंदर जो है वो एक एक जीन में जो है आपके पास अलग अलग प्रोटीन बनाने की रेसिपी मौजूद है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। अब ये प्रोटीन जो है वो बनती किस तरह से हैं, कि होता क्या है कि व्हेन दे आर एक्टिव, कि जब ये जीन्स एक्टिव होती हैं, सो क्या है कि ये जो जीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं, जो कि इंडिविजुअल प्रोटीन की रेसिपी कंटेन कर रही होती हैं, ये जीन्स क्या करती हैं, एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती हैं। जब ये जीन्स एक्टिव होंगी तो ये एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती हैं, जिसको कहा जाता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA। mRNA क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अच्छा, ये जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में जो है एक्सप्लेन करूँगी, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है ये। अभी आप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन सुने। सो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है,
ये क्या होता है, ये भी जो जीन्स हैं वो प्रोड्यूस करता है इस स्ट्रक्चर को, जो कि क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। जीन में जो रेसिपी मौजूद है प्रोटीन बनाने की, उसको जो है ये मैसेंजर आरएनए उस इंफॉर्मेशन को, उस रेसिपी को अपने ऊपर कॉपी कर लेता है। कॉपी करने के बाद ये एमआरएनए जो है वो उस न्यूक्लियस को लीव करता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको राइबोसोम्स कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं राइबोसोम्स। तो ये जो एमआरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके, जो प्रोटीन बनाने की रेसिपी लेकर न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम जो है उस इंफॉर्मेशन को, जो कि एमआरएनए से आती है, उस एमआरएनए से जो है ये इंफॉर्मेशन राइबोसोम कॉपी करता है और फिर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। कि जो भी प्रोटीन बनेगी वो जो है वो क्या करेगा, उस एमआरएनए से इंफॉर्मेशन लेगा, रेसिपी लेगा और उसके हिसाब से जो है वो प्रोटीन को बना देगा। ऐसे समझ लें कि जो राइबोसोम है उसमें अमाइनो एसिड, प्रोटीन जो है हमारी बनती हैं अमाइनो एसिड से मिलके। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके पास राइबोसोम्स के अंदर मौजूद हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही एमआरएनए यहाँ पे आता है तो बस अब क्या है, उसके अंदर ये लिखा होता है, उस इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में है, समझें कि वो रेसिपी इस तरह है कि उन अमाइनो एसिड्स को एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है और आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। सो जैसे जैसे सीक्वेंस चेंज होते जाएंगे, प्रोटीन जो है वो अलग होती जाएगी कि ये वाली प्रोटीन, ये दूसरी प्रोटीन, ये तीसरी प्रोटीन, कि जैसे जैसे रेसिपी जिस तरह की एमआरएनए लेके आएगा राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम उस रेसिपी के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करता जाएगा उस रेसिपी के अकॉर्डिंग और एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो बन जाएगी। फिर वो प्रोटीन जो है वो जो सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको करवाने के लिए अपना रोल प्ले कर रही होती है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये 2 स्टेप्स में होती है। जो फर्स्ट स्टेप है उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो और जो दूसरा स्टेप है उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन एमआरएनए ने जो कॉपी की है, इन्फॉर्मेशन जो उसने डीएनए से कॉपी की है, किसने, एमआरएनए ने, वो इन्फॉर्मेशन जो है, इस प्रोसेस को आप कह रहे हो, इस स्टेप को आप कहते हो ट्रांसक्रिप्शन। कि एमआरएनए का इंफॉर्मेशन को कॉपी करना फ्रॉम डीएनए, सो दैट वी कॉल ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो एमआरएनए जो है उसने कॉपी की है डीएनए से, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आ रहा है राइबोसोम के पास आउटसाइड द न्यूक्लियस। जब वो राइबोसोम के पास आती है तो राइबोसोम क्या करता है, उस एमआरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको ट्रांसलेट करता है और उस प्रोसेस को जो है वो आप कह रहे हो कि ये ट्रांसलेशन है। कि राइबोसोम उस एमआरएनए से इंफॉर्मेशन को जो है वो लेता है, उसको यूज़ करता है और प्रोटीन जो है वो बनाता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड ऑलरेडी कहाँ है, आपके पास राइबोसोम्स में मौजूद है, सिर्फ उनको एक सीक्वेंस जो है वो देना होता है जिससे प्रोटीन बन जाती है और वो सीक्वेंस वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए लेके आता है और इसी प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन कहते हो। प्रोटीन्स का काम क्या है, प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट टू सेल फंक्शंस। प्रोटीन्स जो हैं सेल के जो फंक्शंस हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो क्या है, हमने देखा था कि प्रोटीन जो है न्यूरॉन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जो हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को देख चुके हैं कि वो किस तरह साइटोस्केलेटन बनाती है और उसका काम क्या होता है। दूसरा, प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स के तौर पे भी काम कर रही होती है। एंजाइम जिसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करना और उनको डायरेक्ट करना, तो ये भी प्रोटीन्स जो है वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो है वो क्या हैं, वो प्रोटीन ही है, ठीक है। सो एंजाइम्स क्या हैं, जो कि सेल कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन क्रूज में भी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। एंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जो कि सेल में मौजूद हैं, सेल प्रोसेसेस हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसी तरह से सेल में वो कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं या कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ब्रेक होना चाहिए, या वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको एक साथ ही रहना चाहिए, जिनको ब्रेक नहीं होना, तो ये सारा काम जो है वो एंजाइम्स जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। सो ये क्या है, प्रोटीन के कुछ फंक्शंस हैं।
अब यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये जो है आपके पास ये सोमा है, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को जो है ये जूम इन करके आपके सामने ये जो बॉक्स की फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम ये देखें तो ये वाला जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये वाला जो न्यूक्लियस है, जो आउटसाइड वाला पूरा पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब अगर आप न्यूक्लियस के अंदर देखो तो न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पे ये वाला जो है ये क्या है, ये डीएनए है। डीएनए जो कि आपका क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो कि आपका डीएनए से मिलके बना हुआ है। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो डीएनए क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि ये एक स्ट्रैंड इसका और इसके साथ ही ये दूसरा स्ट्रैंड जो है वो रैप हुआ हुआ है। डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। ये वाला अगर आप देखो, ये वाला जो है ये आरएनए या फिर एमआरएनए है। ये क्या हुआ कि जीन ने, ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, जीन ने क्या किया, जो कि क्रोमोसोम्स पे जीन मौजूद हैं वो एक्टिव हुई, उन्होंने एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस किया जिसको एमआरएनए कहा जा रहा है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड छोटा सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एमआरएनए है। ये इसको लेबल भी किया हुआ है, ये एमआरएनए है। ये एमआरएनए क्या कर रहा है, ये अगर आप देखो तो ये डीएनए से इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर कॉपी कर रहा है। डीएनए के इस पार्ट से एमआरएनए क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी कर रहा है और इसको आप क्या कह रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन। ये एमआरएनए ने जो है वो इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। अब ये यहाँ से जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है। ये एमआरएनए इंफॉर्मेशन को कॉपी करने के बाद, उस रेसिपी को लेने के बाद जो कि प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए, वो यहाँ से इस न्यूक्लियस से बाहर लेके आ रहा है। अब ये बाहर लेके ये जो एमआरएनए है ये यहाँ पे आया है। ये क्या है, ये आपके पास ये राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन बनाएगी। एमआरएनए जो है वो यहाँ पे आया है राइबोसोम के पास। इसने जो है, राइबोसोम ने जो है उस इंफॉर्मेशन को एमआरएनए से लिया है और उसको जो है वो ट्रांसलेट किया है। मींस क्या किया है कि राइबोसोम में अमाइनो एसिड मौजूद थे, ये एमआरएनए जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आया, रेसिपी लेके आया। अब राइबोसोम ने जो है उस रेसिपी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स को सीक्वेंस में अरेंज कर दिया और ये जो है वो प्रोटीन बन गई आपके पास। और इस प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसलेशन, सो दैट वी कॉल ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो कि राइबोसोम के अंदर हुआ है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। फिर प्रोटीन्स जो हैं उनके फंक्शन के वो क्या करेंगी, या तो एंजाइम के तौर पे एक्ट करेंगी कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उसको जो है स्पीड अप करेंगी। और जो है हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स मौजूद हैं। सो ये इस तरह से जो है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन और सिंथेसिस हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर शेप्ड लाइक ओवल बीड्स एंड आर फॉर्म्ड ऑफ अ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने ये जो दिख रही है पिक्चर की फॉर्म में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बीड की तरह का होता है, ठीक है। ये ओवल बीड की तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर होती है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी डबल लेयर है, बाई लेयर होती है। इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो भी डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है। इसकी ये जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है ये ब्राउन कलर की, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है। और ये इनर वाली मेम्ब्रेन अगर हम देखें, ये जो रिंकल्स बने हुए हैं ये वाली इसकी जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। ये जो फोल्डिंग्स आ रही हैं ये सारी क्या है, इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये जो है क्या है, शेल्व्स बने हुए हैं जिसको आप क्रिस्टी कहते हो। जिसमें अगर हम देखें ये शेल्व्स बना हुआ है, ये जो है क्या है, ये शेल्व की तरह के बने हुए हैं, इसको आप क्रिस्टी कहते हो। और ये इसकी इनर वाली मेम्ब्रेन है। दैट फिल द इनसाइड ऑफ द बीड, कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है पूरा, इसके अंदर ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन है ये वाली, ये जो शेल्व्स बने हुए हैं, क्रिस्टी बने हुए हैं, इन शेल्व्स ने या इस क्रिस्टी ने क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड ऑफ द बीड को या माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड को फिल कर दिया है इस इनर मेम्ब्रेन के रिंकल्स ने, ठीक है। इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यूज न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज टू प्रोवाइड द सेल विद एनर्जी टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है
ये हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उस न्यूट्रिशन से जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो ग्लूकोज में चेंज होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस ग्लूकोज को यूज़ करता है और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी जो है फिर हमारे जो सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, न्यूरॉन के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है, मैसेजेस की ट्रांसमिशन हो रही है, उसको करवाने के लिए ये एनर्जी यूज़ होती है। सो ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। अब ये होता किस तरह से है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको एटीपी कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एनर्जी का सोर्स है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं। वो एंजाइम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लोकेटेड होते हैं, जो कि हमने जो न्यूट्रिशन ली होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो दोनों मिलके वो जो है वो उस ग्लूकोज को जो है वो एनर्जी में उस केमिकल के अंदर जो है वो उस केमिकल को बनाते हैं, उस ग्लूकोज को यूज़ करते हुए, उस न्यूट्रिशन को यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। और फिर उस जो एटीपी बना है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जो है फिर हमारी बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको करवाने के लिए यूज़ होती है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? स्टोरेज रेजरवायर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्टोरेज रेजरवायर के तौर पे काम कर रहा है। मींस जो आपकी प्रोटीन है, लिपिड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है वो स्टोर करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो केमिकल्स एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल को पहुंचाना, तो उसके लिए भी जो है वो एक सिस्टम प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टू फॉर्म्स में अपेयर हो रहे होते हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रेटिकुलम है ये किस तरह अरेंज होते हैं? ये पैरेलल लेयर्स में जो है वो अरेंज होंगे, अरेंज्ड इन पेयर्स ऑफ द सॉर्ट दैट इनक्लोजेज द सेल। ये भी आपकी आगे जो है वो पिक्चर आएगी इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पैरेलल ये अरेंज होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका काम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स जो हैं इसके साथ अटैच होते हैं, जिसका काम क्या है हमें पता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। एक राइबोसोम्स वो हैं जो कि आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। एक राइबोसोम्स वो हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे उसको आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच हैं ये भी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ये सेल के आउटसाइड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, या फिर जो आपके सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं वो जो है वो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स हैं उन्होंने बनाई हुई होती हैं, या उन्होंने वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस की होती हैं जो कि आपके आउटसाइड द सेल भेज दी जाती हैं, या फिर आपके जो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो ये यहाँ से बनी हुई होती हैं। जो आपके पास जो अनअटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं जो आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो आपका सेल के अंदर ही विद इन द न्यूरॉन ही जो है वो यूज़ हो जाती हैं, वो वाली प्रोटीन जो कि आपके फ्रीली मूव होने वाले राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो वाली प्रोटीन। नेक्स्ट आपके पास आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये जो सेल्यूलर प्रोसेसेस में आपके पास जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उस पर राइबोसोम्स से वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है वो पिक्चर आपके सामने गिवन है। ये जो है ये वाला जो है ये क्या है, ये सारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और ये आपस में क्या है,
पैरेलल फॉर्म में जो है अगर हम देखें तो ये आपके इसके अंदर जो है वो अरेंज होता है। इसके ये जो आउटसाइड ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। और यहाँ पे अगर आप ये वाला देखो तो ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। इसका काम क्या है कि ये लिपिड सिंथेसिस कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर आती है दैट वी कॉल गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस क्या है, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही एक फॉर्म है। इसका काम क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिंपल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं आपके सेल के साइटोप्लाज्म में, उन मॉलिक्यूल्स को असेंबल करता है। ठीक है, सिंपल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है उनको सेट करेगा, उनको असेंबल करेगा, जिससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाते हैं। इसके अलावा गोल्जी एपैरेटस का काम क्या होता है कि ये रैपिंग और पैकेजिंग का काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ सिक्रीटरी सेल्स हैं लाइक हार्मोन्स हैं, तो जो गोल्जी एपैरेटस है वो क्या करता है, वो मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है। जो मेम्ब्रेन वो क्या होती है, फिर वो जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, जैसे यहाँ पे हार्मोन की एग्जांपल दी गई है, तो उस हार्मोन के अराउंड जो है ये मेम्ब्रेन रैप हो जाती है, उसको पैकेज में जो है वो कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो हार्मोन एक पैकेज के अंदर होता है और जो है फिर वो सेल से आउटसाइड जहाँ उसको जाना होता है वहाँ भेज दिया जाता है। सो ये गोल्जी एपैरेटस जो है पैकेजिंग का और रैपिंग का काम कर रहा होता है। इसके अलावा गोल्जी एपैरेटस का फंक्शन क्या है कि ये लाइजोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। लाइजोसोम्स क्या हैं, ये स्मॉल सेक्स हैं जो कि जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि सेल के अंदर वो सब्सटेंसेस जिसकी सेल को नीड नहीं है, जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, तो उन सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना और उन सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने के बाद या तो उसको रिसाइकल कर लेना या फिर उसको सेल से बाहर निकाल देना, ये काम जो है वो लाइजोसोम्स करते हैं। और ये लाइजोसोम्स जो हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये गोल्जी एपैरेटस जो है इसको प्रोड्यूस करता है। और गोल्जी एपैरेटस क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर की एक स्पेशल फॉर्म है। So this is all about the other organelles of the neuron. If you have any question, you may ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.